ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਪਠਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਕੀ ਹੈ। WhatsApp ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट करिए। अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद लोगों के मन में ऐसी धारणा बनती जा रही है कि अफगानिस्तान को जीतना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 21 सिखों ने 10,000 अफगानों का इस तरह से मुकाबला किया था कि उनकी बहादुरी के चर्चे आज भी किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी की। भारत के आज़ाद होने से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे और अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती थी। इसी सरहद पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके के पास कोहाट कस्बे से 40 मील की दूरी पर ब्रिटिश सरकार की एक चौकी थी। सारागढ़ी की ये चौकी लोखहट और गुलिस्तान नाम के 2 किलों के बीच में थी। इस चौकी पर उस वक्त 36 रेजिमेंट के 21 सिख सैनिक मौजूद थे जब 10,000 अफगान सैनिकों ने इस पर हमला कर दिया। ये सैनिक चाहते तो आसानी से उस चौकी को छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन भागने की बजाय इन सिखों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना ज़्यादा बेहतर समझा। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि अफगानियों को 7 से 8 घंटे लग गए उस किले पर पूरी तरह से कब्जा करने में। अफगानियों ने क्यों किया था हमला? अक्सर लोग कहते हैं कि सिखों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। असल में सिखों ने आज के अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि अपनी कब्जाई हुई ज़मीन को वापस हासिल किया था। 1748 में अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब पर हमला करके एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था, जिसे 1800 में सिखों ने फिर से वापस हासिल किया और अफ़गानों को डूरंड लाइन से पीछे धकेल दिया, जो कि आज पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से लगती सीमा है। 1849 में जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब की आर्मी को हराया तो ये पूरा क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया। जिस जगह पर अंग्रेज़ों ने लोखहट, गुलिस्तान का किला और सारागढ़ी की चौकी बनाई थी, वो पूरी ज़मीन किसी समय महाराजा रणजीत सिंह के अधीन थी। जिस वक्त अफ़गानियों ने सारागढ़ी के किले को 3 ओर से घेर लिया, उस वक्त अफ़गानियों ने सिख सैनिकों से कहा था, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है, तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हारी संख्या बहुत कम है, तुम लड़ाई में मारे जाओगे, हमारे सामने हथियार डाल दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। तब सिखों की उस छोटी सी बटालियन का नेतृत्व करने वाले ईशर सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा था, ये अंग्रेज़ों की ज़मीन नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की ज़मीन है, जिसकी रक्षा हम आखिरी सांस तक करेंगे। ये वो दौर था जब रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की होड़ लगी थी। रूस जिस तरह से विस्तार कर रहा था, उससे ब्रिटेन को भी चिंता होने लगी थी। अपने इंडियन एम्पायर को रूस से बचाने के लिए ब्रिटेन अफ़गानिस्तान पर 2 बार आक्रमण कर चुका था, जिन्हें एंग्लो अफ़गान वॉर कहा जाता है। दूसरे एंग्लो अफ़गान वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान की कमान आमिर अब्दुल रहमान के हाथों में देकर अपनी सेना को वापस बुला लिया था। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया की सीमा तय करने के लिए अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक समझौता हुआ और डूरंड कमीशन बना, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड लाइन कहा गया, जो आज भी इसी नाम से जानी जाती है। सीमा पर अपनी शक्ति को बढ़ाने के मकसद से ब्रिटिश सरकार ने किलों और चौकियों का निर्माण करवाया। डूरंड लाइन क्योंकि पश्तूनों के इलाकों को बांटती थी और पश्तून ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं चाहते थे,
इसीलिए अफरीदी और औरकजई कबीले के लोग हमेशा ब्रिटिशर्स के किलों पर हमला करते रहते थे। बहुत अहम थी सारागढ़ी की चौकी। सारागढ़ी की चौकी की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। कबीले वालों ने 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी की चौकी पर हमला कर दिया। करीब 10,000 पठान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सभी किलों को फतेह करने के मकसद से आए थे। जैसे ही सारागढ़ी के संतरी ने पठानों के आने की खबर दी, ईशर सिंह ने सिग्नल मैन गुरुमुख सिंह को लोकहाट किले में अंग्रेज अफसर से संपर्क साधने को कहा। अंग्रेज अफसर कर्नल हाटन ने सिख सैनिकों को अपनी जगह पर बने रहने का आदेश सुनाया। अब ईशर सिंह के सामने यह सवाल था कि वो कैसे इस लड़ाई को लड़ें। वो युद्ध का मैदान छोड़कर 36 सिख रेजिमेंट का नाम खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने साथी सैनिकों को मरने के लिए तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में पठानों से सिर्फ 21 सैनिक नहीं लड़ सकते। सारागढ़ी के उन सैनिकों के पास गोलियां भी सीमित संख्या में थी। इसीलिए ईशर सिंह ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि पठानों को आगे आने दें और नजदीक आने पर ही उन्हें निशाना बनाएं। चौकी में मौजूद सैनिकों को किले की दीवारों और ऊंचाई पर होने का फायदा मिल रहा था, लेकिन हजारों के सामने सिर्फ 21 सैनिक आखिरकार कितनी देर तक टिक सकते थे। पठानों की सोच थी कि वो थोड़ी ही देर में किले पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन पहले 1 घंटे में ही उन्हें अंदाजा हो गया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। किले के अंदर पहुंचने में ही लग गए कई घंटे। पहले घंटे में पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे, जबकि सिखों की उस फौज से एक सैनिक भगवान सिंह शहीद हो गए थे। इसके बाद जब अफगानों को किले तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने किले के आसपास की घास में आग लगा दी। आग की लपटों से उठने वाले धुएं का सहारा लेकर पठानों ने किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, पर सिख सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाना जारी रखा, जिससे पठानों की ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई। सिख सैनिकों की गोलियां खत्म होती जा रही थी। तब सिग्नल मैन गुरुमुख सिंह ने फिर से कर्नल हाटन से संपर्क किया। कर्नल हाटन ने सांकेतिक भाषा में समझाया कि गोली तभी चलाएं जब आप निश्चिंत हों कि गोली दुश्मन को ही लगेगी। हालांकि उस वक्त टेलीग्राफ का आविष्कार हो चुका था, लेकिन लोखहट और गुलिस्तां किले के बीच बिछी टेलीग्राफ की तारों को कबीले के लोग काट दिया करते थे। इसीलिए दोनों किलों में आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए सारागढ़ी की चौकी बनाई गई थी, जो कि ऊंचाई पर थी और आईने से धूप को रिफ्लेक्ट करके मोर्स कोड के जरिए संदेश भेजा जाता था। पठानों ने किले के अंदर पहुंचने के लिए किले की दीवार के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो किले के बाहर एक ऐसी जगह तक पहुंच गए जहां से उन्हें किले के अंदर कोई नहीं देख पा रहा था, जबकि गुलिस्तां किले के कमांडर मेजर दवोए उन पठानों को किले की दीवार में छेद करते हुए देख पा रहे थे। मेजर ने सारागढ़ी के जवानों तक संदेश भेजे, लेकिन सिग्नल मैन गुरुमुख सिंह दूसरे किले लोखहट से आने वाले संदेशों को पढ़ने में व्यस्त थे। कुछ ही देर में पठान किले के अंदर आ चुके थे। बहुत से सिख सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे, पर जो बचे थे वो भी लड़कर मर मिटने को तैयार थे। पठानों ने किले के दरवाजे को आग लगा दी और दीवारों पर सिख सैनिक नहीं होने से सीढ़ियों के सहारे भी किले के अंदर दाखिल हो गए। ईशर सिंह ने बचे हुए साथियों से कहा कि बंदूकों पर चाकू लगा लें और जो भी पठान दरवाजे से अंदर आए उस पर गोलियां चलाएं या चाकुओं से हमला करें। थोड़ी देर बाद ईशर सिंह वहां अकेले रह गए थे। जब ईशर सिंह ने इतने सारे दुश्मनों को इतना नजदीक देखा तो हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। ईशर सिंह भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गार्ड रूम से एक सैनिक पठानों पर गोलियां चला रहा था, जिसे पठानों ने जिंदा जलाने के लिए कमरे में आग लगा दी, पर उस सैनिक ने बहुत से पठानों को आग की लपटों में भी साथ ले लिया। संदेश भेजने वाले गुरमुख सिंह ने अपने आखिरी संदेश में बताया कि पठान अंदर आ चुके हैं और लड़ने की इजाजत मांगी। गुरमुख सिंह ने अकेले होने के बावजूद सरेंडर करने की बजाय लड़कर मरना बेहतर समझा और सैनिकों के सोने के कमरे में पोजीशन ले ली। गुरमुख सिंह ने अकेले ही कम से कम 20 पठानों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। आखिर में पठानों ने पूरे किले में आग लगा दी। मुट्ठी भर सिख सैनिकों ने 7 से 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पठानों को रोके रखा। जब ब्रिटिश सेना की तरफ से मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश फौज किले में पहुंची और तोपों से पठानों पर हमला कर दिया। पठान किले को छोड़कर भाग गए।
किले के अंदर और बाहर लाशों के ढेर लगे थे। सिर्फ 21 सिखों ने 180 से ज्यादा अफगानियों को मारकर पठानों को सबक सिखा दिया था। यूके की संसद में भी दिया गया सम्मान। सिख सैनिकों की बहादुरी को सलाम करते हुए इस लड़ाई को दुनिया की सबसे बड़े लास्ट स्टैंड में जगह दी गई और ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने 21 सैनिकों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग अपने लेख में बताते हैं कि उनके और जयसिंह सोहल की किताब सारागढ़ी द फॉरगॉटन बैटल के अनुसार इन दोनों बातों के कोई प्रमाण नहीं मिलते। सारागढ़ी में मारे गए सैनिकों को उस समय का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट देने की घोषणा भी की गई थी। ये सम्मान परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। एच.एस. पनाग कहते हैं कि सारागढ़ी में उन सैनिकों ने जो भी किया वो अद्भुत था, लेकिन अक्सर इस लड़ाई में पठानों की संख्या और कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। साथ ही इस लड़ाई में 21 नहीं बल्कि 22 सैनिक मारे गए थे, जिनमें एक दाद था जो कि सैनिकों के लिए खाना बनाना और हथियार लाने जैसे काम करता था। सारागढ़ी के दिन को याद रखने के लिए 36 रेजिमेंट को 12 सितंबर को छुट्टी भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी सारागढ़ी के युद्ध की पूरी कहानी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। 21 ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ USA ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਸਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਏਡੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਗੰਨਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਸੀ USA ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 3 ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਸੀ। 21 ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।